सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आपके सामने वाई स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स दिया हुआ है, ओके, तो हम कहेंगे कि भाई 2y डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो p डैश एक्स के बराबर होगी। यानी यहाँ से हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी डैश एक्स बाई टू। जरूरत पड़ने पे हम इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, हमें क्या जाना है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू तक जाना है, तो अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो ये आएगा 2y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स वाई का एक और डेरिवेटिव, तो डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू पी डबल डैश एक्स तक आ जाएगा। अच्छा, हमें डी टू वाई बाई डी एक्स टू चाहिए, हमें ये डी वाई बाई डी एक्स का टर्म चाहिए नहीं। अच्छा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू के साथ हमें वाई क्यूब चाहिए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस वाई को वाई क्यूब बनाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2y क्यूब इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y, अच्छा हमने सिर्फ मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से किया ना, वाई स्क्वायर इंटू पी डबल डैश एक्स। अब देखिए, हमें चूंकि अपने आंसर को, अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है, यानी हमें इसका डेरिवेटिव करना है, बट ध्यान दीजिए हमें अपने आंसर को पी एक्स और पी डबल डैश एक्स या पी ट्रिपल डैश एक्स की फॉर्म में लाना है, तो बाकी जो ऑप्शंस में चीज़ें आ रही हैं उनको हमें हटाना पड़ेगा। तो उनको हटाने के लिए हम अपने क्वेश्चन में वापस देखेंगे कि वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, पी एक्स, और वाई वाई डैश के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, पी डैश एक्स बाई टू। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2y क्यूब इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस 2, इसको आप लिख देंगे पी डैश एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और इसको लिख देंगे पी एक्स इंटू पी डबल डैश एक्स। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, बताइए? क्लियर है भाई ये? यस। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, चूंकि हमें वाई क्यूब इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू को डिफ्रेंशिएट करना है, तो बाकी सारे टर्म एक तरफ ले आएंगे, तो वाई क्यूब इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आएगा पी डैश स्क्वायर, ये क्या आएगा भाई 2y स्क्वायर, और इसकी वैल्यू रखेंगे तो बाई 4 आएगा ना यहाँ डिनोमिनेटर में, तो ये वैल्यू क्या आएगी, पी एक्स इंटू पी डबल डैश एक्स होल डिवाइडेड बाई 2। दिख रहा है कि नहीं भाई, पी एक्स पी डबल डैश एक्स होल डिवाइडेड बाई क्या आएगा 2, और साथ में यहाँ क्या आएगा पी डैश एक्स बाई 2, मतलब पी डैश एक्स का होल स्क्वायर, और साथ में क्या आ रहा होगा बाई 4। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। अब इसी इक्वेशन को हम फिर से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो जैसे आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी और उधर जाएगा तो माइनस होगा ना। अच्छा हाँ सॉरी, ये प्लस वाला ये जो टर्म जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, ठीक। अब जब इसको आप दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आप वही रूल लगा लेंगे, तो पी एक्स इंटू पी ट्रिपल डैश एक्स आएगा, और पी डबल डैश एक्स इंटू पी डैश एक्स आ जाएगा, और होल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2। यहाँ पे क्या आएगा 2 पी डैश एक्स इंटू पी डबल डैश एक्स बाई 4। जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, बोलिए भाई? जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा पी एक्स इंटू पी ट्रिपल डैश एक्स। देखिए ज़रा ध्यान से, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई सबको? सॉल्व करूँ मैं? सर कर रहे हैं सर। अच्छा, बाकी लोग करते रहिए। ये था, इसी को बस आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहला डेरिवेटिव तो सबने कर लिया होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1, और इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 2x अपॉन 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत फ्रेंकली इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या यही आया? देखो जरा ध्यान से, देख लीजिए भाई, सबका ये डेरिवेटिव आ रहा है। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसको आगे डिफरेंशिएट करने से पहले ये वाली फॉर्म हमको लानी है, तो हम अपने डेरिवेटिव को इसी फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे। ये जो x वाले टर्म है इनको हटाएंगे, है ना,
और ये रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ हम लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये हो जाएगा n, और ये वैल्यू तो y दी ही हुई है, तो n इंटू वाई हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलिए। अब इसको हम दोबारा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो जैसे आप इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे क्या होगा, 2x टू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू n इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा कि नहीं? बोलिए भाई, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है भाई? देख लीजिए आराम से, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताएगा मुझे। सही है? यस सर यस। किसी को कोई डाउट? डन है भाई? देख लीजिए आराम से, फिर बताइए। हो गया? अच्छा, अब रूट अंडर एक्स स्क्वायर एडजस्ट कर लो। तो जैसे आप पूरी इक्वेशन को रूट अंडर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये क्या बनेगा, 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा x रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देख लो आराम से, दिखा? अच्छा यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू। देख लीजिए आराम से। और यहाँ पर आ जाएगा n रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देख लीजिए आराम से। हो गया? हाँ या ना? हमने क्या किया, हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से बस मल्टीप्लाई कर लिया है। दिखा? अच्छा ये हमने क्यों सोचा कि रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि हमें डी टू वाई बाई डी एक्स टू के साथ क्या लाना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये वाला टर्म ओके है ना, ये वाला टर्म ओके, तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर आ रही, बट आंसर तो अभी इस फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है, तो हम अपने इस रिलेशन में आएंगे कि रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई और डी एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, एन वाई। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन वाई। ये पूरा रिजल्ट क्या बन गया, एन स्क्वायर वाई। क्या ये बात समझ में आई सबको? तो कई बार इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं जहाँ पे आप डेरिवेटिव में अपने डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई करते वक्त x या y की वैल्यू, जैसे आपने पहला डेरिवेटिव निकाला, अब आप इसको ये नहीं आंख मूंद के डी टू वाई बाई डी एक्स टू डी वाई बाई डी एक्स सारे डेरिवेटिव निकालते जाओ, नहीं, जिस फॉर्मेट में हमें आंसर लाना है हम उस डेरिवेटिव में उस फॉर्मेट को जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n को y लिख सकते हैं, तो ये टर्म आ गया। इसके बाद इस इक्वेशन को चाहो तो इसको स्क्वायर करके भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते थे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर पहले स्टेप में ही आ जाता, बट ठीक है हमने ऐसे ही देखा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब हमें चाहिए कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आना चाहिए, तो हमने रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे ये वाला टर्म तो जनरेट हो गया जो हमें चाहिए था, बट यहाँ पे ये टर्म नहीं आया जिस फॉर्मेट में आंसर है, तो हमने फिर से देखा, तो ये रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, एन वाई। जैसे अब इसको एन वाई रखेंगे आंसर एन स्क्वायर वाई आ जाएगा। तो कई बार इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं कि नहीं भाई। अगर हमें f2 निकालना है तो पहले fx निकालना पड़ेगा। अच्छा f'1 कितना भी कर लो, f'1 तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, तो हम f'1 को किसी कांस्टेंट a के बराबर मान लेते हैं भाई। f'2 भी कांस्टेंट रहेगा, तो f'2 को किसी कांस्टेंट b के बराबर मान लेते हैं भाई। f'3 भी कांस्टेंट रहेगा, तो f'3 को भी किसी कांस्टेंट c के बराबर मान लेते हैं। ये कांस्टेंट लगाने के बाद जो हमारा फंक्शन fx बनेगा वो बन जाएगा एक्स क्यूब। इसका जो हमारा फंक्शन बनेगा एफ एक्स वो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हमें सिर्फ ए बी सी कैलकुलेट करना है। अगर ए बी सी एक बार आ गए तो हमें एफ एक्स मिल जाएगा, और एक बार एफ एक्स मिल जाएगा तो हम एफ ऑफ 2 निकाल ही लेंगे। अच्छा हमें क्या क्या चाहिए, f'1 चाहिए, f'2 चाहिए और f'3 चाहिए, यानी हमें एफ एक्स चाहिए, f'(x) चाहिए, f'(x) चाहिए, f'(x) चाहिए। f'(x) 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी, f'(x) 6x प्लस 2a, f'(x) 6। क्या ये बात समझ में आई? अब यहाँ से हमको पहला रिजल्ट मिला कि f'1 जिसको कि हमने क्या मान रखा है a, तो f'1 की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल रही है, बोलिए 3 प्लस 2a प्लस b, जिसको हमने क्या मान रखा a, ये पहली इक्वेशन मिल गई। यहाँ से f'(2)
जिसको हमने क्या मान रखा है b, तो वो क्या मिल गया 12 + 2a इज इक्वल टू b, ये सेकंड इक्वेशन मिल गई। यहीं से f ट्रिपल डैश 3 जिसको हमने क्या मान रखा है c, ये 6 हो गया, तो c की वैल्यू तो डायरेक्ट मिल गई। a और b की वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके निकाल लेंगे। जल्दी सॉल्व करके बताइए व्हाट इज a एंड व्हाट इज b। हाँ भाई सॉल्व करके बताइए व्हाट इज a एंड व्हाट इज b। a प्लस b इक्वल टू -3 एंड 2a माइनस बी इक्वल टू -12। दोनों को सॉल्व करके बताइए क्या a आ रहा है क्या b आ रहा है। सॉल्व करिए जल्दी से। प्रोसेस समझ में आ रहा है ना सबको? प्रोसेस समझ में आ रहा है तो सबको ऐसे ही सोच रहे होंगे ना? क्या ऐसे ही सोच रहे थे आप लोग? A -5 B 2 a की वैल्यू A -5, -5 B2. a -5 b2। सर। Yes, sir. देखिए Yes. भाई यस सर। a -5 आ रहा है और b2 आ रहा है। देखिए भाई a -5 और b2, सबका यही आंसर है भाई a -5 b2। तो तुरंत आप fx को लिख लीजिए क्या आ रहा है। अब fx फंक्शन क्या आ गया? अब आपके सामने a भी आ गया है, आपके सामने b भी आ गया और आपके सामने c आ गया, तो fx फंक्शन निकल आएगा। क्या आएगा fx फंक्शन? x³ - 5x² + 2x + 6, और हमें क्या चाहिए f2 चाहिए, तो f2 निकाल लो। तो -8 फिर 24 8 आएगा। + 6, देखिए क्या आ रहा है, -2 आ रहा है क्या? बोलिए भाई क्या -2 आ रहा है? यस सर। यस प्रोसेस समझ में आया कि नहीं? हमने इस f'1 f'2 और f'3 को ही कांस्टेंट मान के अपने fx फंक्शन को निकाल के वही डेरिवेटिव किया, उनकी 1 2 3 पर वैल्यू निकाली और उसको a b c के बराबर कर दिया। वहां से हमें a b c में इक्वेशंस मिली, उनको सॉल्व करके a b c निकाला तो fx मिल गया। एक बार fx फंक्शन हमारे सामने आ गया फिर तो हमें कुछ भी करना हो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो सीधा उसको सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे। क्या ये बात सबको समझ में आई भाई? किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बोलो। नो सर। डन है भाई? सर समझ में आया भाई? अगर f'(x) को आप 0 ले रहे हो तो इसका मतलब f'(x) कांस्टेंट रहा होगा, और अगर f'(x) कांस्टेंट रहा होगा तो fx एक लीनियर फंक्शन रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है ना? अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कांस्टेंट आ रहा है तो इसका मतलब वो फंक्शन कैसा है, लीनियर। और अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आ रहा है तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है। बताइए आंसर। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए आपको आंसर कैलकुलेट करना है। बताइए। सर डी। ये क्वेश्चन हो गया ना सबसे सिंप्लीफाई करके? आंसर इज 5। बोलिए। डन है भाई। सीधा आप डिफ्रेंशिएट करते चले गए और क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। अच्छा अब जैसे आपसे कहा गया fx इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो जरा मुझे सोच के बताओ कि जो f'(x) होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा कि नहीं? ये तो बताने की जरूरत नहीं है, बोलिए। अब जैसे आपसे कहा गया कि f'(a) एंड f'(b) ये दोनों 0 है, ठीक है ना? तो तुरंत हमारे दिमाग में आएगा कि हम f'(x) को लैम्डा इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एज्यूम कर लें। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आप ये एज्यूम कर लीजिएगा इसको। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? अच्छा इस एजम्पशन का फ़ायदा ये होगा, इस एजम्पशन का फ़ायदा ये होगा कि अब जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको fx मिल जाएगा। इस एजम्पशन का फ़ायदा क्या हुआ कि जैसे हम इसको इंटीग्रेट करके नया वाला टर्म लिखेंगे, भाई जैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो f'(x) हमारा क्या आएगा, लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब जैसे आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो लैम्डा x³/3 माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए बी इंटू एक्स और प्लस नया कांस्टेंट c1 आ जाएगा। अब हमारे सामने सिर्फ दो वेरिएबल रहेंगे, है कि नहीं? तो इन दोनों को वैल्यू निकालने के लिए
कंडीशन यूज कर लेंगे। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर आपको कभी ऐसी सिचुएशंस दी हो, अभी तो मैंने आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल में एग्जांपल सोच के बताया, कई जगह और भी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पर आप ये चीज़ सिंप्लीफाई करेंगे। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? हाँ या ना? अच्छा, इसके बाद एफ डैश एक्स का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, अब हम उसकी बात करने वाले हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एफ डैश एक्स। ठीक है ना? तो अगर आप एफ डैश एक्स को ध्यान से देखते हैं, किसी पॉइंट y इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए पर अगर आप एफ डैश ए निकालते हैं तो वो क्या निकल के आता है, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच, लेफ्ट और राइट दोनों डेरिवेटिव आते हैं। तो ये जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। मतलब x इक्वल टू ए जो पॉइंट है, उस पॉइंट पर जो कर्व का टेंजेंट है, उस टेंजेंट की जो स्लोप है, उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो रिप्रेजेंट करता है डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। समझ रहे हो कि नहीं? इसीलिए हम कहते हैं कि जब दोनों साइड से स्लोप सेम होता है तभी डी वाई बाई डी एक्स का सिग्निफिकेंस होता है, अदरवाइज डी वाई बाई डी एक्स का सिग्निफिकेंस नहीं होता। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है भाई? ज्योमेट्रिकल मीनिंग एफ एक्स का समझ में आया सबको? इसी का यूज़ करके अभी हम टेंजेंट और नॉर्मल की चीज़ें पढ़ेंगे। इसी का यूज़ करते हुए अभी हम टेंजेंट और नॉर्मल की चीज़ें पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलिए भाई। चलिए तो अब टेंजेंट और नॉर्मल स्टार्ट करते हैं। सर वो स्क्रीन थोड़ा स्क्रॉल कर दीजिए। क्लियर? तो कर्व आपको दिया रहेगा, ठीक है, उस पॉइंट को a कॉमा बी पॉइंट दिया रहेगा, उस पॉइंट को आप कर्व पे चेक करेंगे सेटिस्फाई कर रहा है नहीं, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। वो डेरिवेटिव क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट a कॉमा बी पे, तो उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे माइनस के साथ, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। फिर पॉइंट और स्लोप लेके टेंजेंट की इक्वेशन लिख देंगे, पॉइंट और स्लोप लेके नॉर्मल की इक्वेशन लिख देंगे। ये काम आप इस सिचुएशन में किसी भी क्वेश्चन में जहाँ पे आपको इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है है कि नहीं पॉइंट? सबसे पहले ये चेक करोगे ये पॉइंट ऑन द कर्व है, वरना फिर उस पॉइंट को रख के स्लोप निकाल ही नहीं पाओगे ना। अरे बोलो। ऑब्वियसली तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये आ रहा होगा 1 इंटू 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये 4 आ रहा है, इसका मतलब पॉइंट ऑन द कर्व है। दिखा कि नहीं भाई? बोलो। अब जैसे पॉइंट कर्व पे है तो सीधा इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। अब तो बाकी क्वेश्चन कर लोगे ना आराम से। 2 इंटू वाई माइनस एक्स की पावर 5, बोलिए, इन ब्रैकेट डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5x की पावर 4, ये डेरिवेटिव दिख रहा है, इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। हाँ या ना? अब यहाँ पे हम x को क्या रख देंगे 1 और y को क्या रख देंगे 3 और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 2 2 8, तो 8 प्लस 4 12 3, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5 इक्वल टू 12 बाई 4 3। तो क्या डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 8 आ रही है? चेक करिए जरा, हाँ या ना, देख लीजिए। तो ये आंसर क्या आ गया इसका, 8। क्या ये बात सबको समझ में आई भाई? स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस कर्व एट पॉइंट 1 कॉमा 3 कितना आ गया, 8। सीधा आपने पॉइंट चेक किया, सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब सीधा डिफ्रेंशिएट करके
वही पॉइंट उठा के रख देंगे, डी वाई डी एक्स निकल आएगा। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? बोलो। अब आप इसके डिफरेंशिएशन में दिमाग लगा सकते थे, वो एक अलग मुद्दा है। मतलब आप इसका डिफरेंशिएशन करते वक्त जो दिमाग लगा सकते हैं वो आप लगा लीजिएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। मतलब y माइनस एक्स की पावर 5 को आप रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये लिख सकते हो कि नहीं बताओ? हाँ या ना? अब इसका और इसको आसानी से कर लो तो y इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस रूट एक्स और प्लस एक्स की पावर 5/2 आ जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट करके x को 1 रख दो तो भी आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? तो वो सब काम आप कर सकते हो। मतलब अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करके x को 1 रख दो तो आपको सीधा डेरिवेटिव मिलेगा 8। तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल है आपके लिए। या तो आप डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर लो, तो वो डिफ्रेंशिएशन का रोल हो गया, उसमें कॉन्सेप्ट का कई रोल है। कॉन्सेप्ट सिंपल कह रहा है कि अगर पॉइंट ऑन द कर्व है और उस पर हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो सीधा डेरिवेटिव करके हम वो वैल्यू a कॉमा b रखेंगे तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। दैट इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या आपको ये पता चल रहा है फंक्शन कांस्टेंट है? याद है? ये तो मैंने आपको देखना ही सिखाया ना। अगर f(x1 माइनस f(x2) अपॉन इसको मॉड ऑफ x1 माइनस x2 लिख लो तो ये x1 माइनस x2 आ जाएगा और इसका मॉड लेस देन r इक्वल टू x1 माइनस x2 आ जाएगा। जैसे ही आप x1 को x2 की तरफ टेंड कराओगे तो तुरंत यहाँ से मॉड ऑफ f डैश x जो है वो लेस देन 0 आ जाता है। इसका मतलब f डैश x की वैल्यू क्या आ जाती है? 0। ये दिखता है कि नहीं सबको? इसका मतलब जो fx फंक्शन है वो कैसा आ जाता है? कांस्टेंट आ जाता है। तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाता है भाई? बोलिए। 0। अब ध्यान दीजिएगा, अगर y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन कांस्टेंट है, सही है, और 1,2 फंक्शन पे है तो इसका मतलब y की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी। बोलो भाई। यस सर। y हमेशा क्या रहेगा? 2 रहेगा। तो अब इसकी जगह टेंजेंट बताओ 1,2 पे क्या आएगी? बोलिए। अब तो यही टेंजेंट आ गई ना। भाई y माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 जीरो करोगे तो y इक्वल टू टू इज दी टेंजेंट ना। भाई कोई भी फंक्शन अगर कांस्टेंट हो गया, कोई फंक्शन क्या हो गया भाई? कांस्टेंट हो गया, तो उसकी किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट निकालोगे तो वही कांस्टेंट लाइन खुद ही तो टेंजेंट हो जाएगी। तो आंसर सीधा क्या आ गया? y इक्वल टू 2। मेरी बात समझे कि नहीं भाई? नहीं समझ रहे हो? सर स्टार्टिंग से ज़रा थोड़ा फिर समझा दीजिए। नहीं, ये बात तो मैंने समझाई है ना डेरिवेटिव में, ये फंक्शन कांस्टेंट आता है। याद आया कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव में समझाया है कि नहीं? भूल गए? यस सर। अरे भाई, ये कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव में बताया ना मैंने, याद आया? यस सर। यस सर। आप x2 को रिप्लेस कर देते, x1 को रिप्लेस कर देते हैं किससे? x2 प्लस एस से। याद आ रहा है कि नहीं? ये रिलेशन पूरा समझाया है मैंने। बताऊं Yes, कहाँ sir. पे? देखिए सिंपल है। नॉर्मल ऑफ दिस कर्व, नॉर्मल ऑफ द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स किस पॉइंट पे? 3,4 पे 3π/4 एंगल बना रहा है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पहली चीज, अगर कोई लाइन थीटा एंगल बनाती है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, if a line makes theta angle with positive x axis in anti-clock sense, अगर कोई सेंस नहीं दिया तो उसको हमेशा हम क्या मान लेंगे? एंटी क्लॉक सेंस। तो उस लाइन का जो स्लोप होता है वो हमेशा tan थीटा के बराबर होता है। समझ में आया? पहली इंफॉर्मेशन तो यही थी कि अगर कोई लाइन थीटा एंगल बना रही है विद पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंटी क्लॉक सेंस में तो उस लाइन का स्लोप हमेशा क्या होता है? tan थीटा। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। लाइन का क्या है? नॉर्मल है जो कि एंगल बना रहा है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गया बताओ? अरे बोलो भाई। -1। बस स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें मिल गया किस पॉइंट पे? 3,4 पे। 3,4। दैट इज tan 3π/4 और ये वैल्यू हमें कितनी मिल गई? -1। अच्छा, y इक्वल टू एफ एक्स कर दिया हुआ है, तो जैसे आप dy/dx कैलकुलेट करोगे तो वो f डैश x आएगा। किस पॉइंट पे आपको चाहिए? 3,4 पे, तो वो f डैश 3 हो जाएगा। बट ये क्या होगा? नॉर्मल का स्लोप। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? -1 अपॉन f डैश 3। ये किसके बराबर होगा? -1 के। तो f डैश 3 का आंसर क्या आ जाएगा बताओ?
बोलिए भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। करना है। अब देखिए कर्व जो है वो क्या है भाई, y इक्वल टू 1/x। जैसे आप इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो -1/x² आएगा, हाँ या ना? इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x1 कॉमा y1 आप बोलें तो वो क्या, वो x1² होगा जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 नॉर्मल है तो जो इसका स्लोप आएगा -a/b वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब a/b हमेशा कैसा होगा, निगेटिव। यानी a और b अपोजिट साइन के होंगे कि नहीं? बोलो भाई, a और b कैसे होंगे, अपोजिट साइन के। तो पहला आंसर a पॉजिटिव b पॉजिटिव गलत, a पॉजिटिव तो b निगेटिव सही, a निगेटिव तो b पॉजिटिव सही, a निगेटिव b निगेटिव गलत। यानी कि अगर a पॉजिटिव है तो b कैसा होगा, निगेटिव। अगर a निगेटिव है तो b पॉजिटिव है। क्या लॉजिक समझ में आया कि नहीं, बताओ? बोलिए, अरे हाँ या ना? अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये कह देता कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज द टेंजेंट है तो क्या आंसर होता? बोलो। अब जो स्लोप आता वो कैसा आता? अब जो स्लोप आता वो कैसा आता भाई? पॉजिटिव। नहीं, ये वाला स्लोप कैसा आता, टेंजेंट का स्लोप किसी भी पॉइंट पर निगेटिव आता कि नहीं भाई? x² तो ऑलवेज पॉजिटिव होता, तो -1/x² हमेशा क्या होता, निगेटिव होता कि नहीं होता? सोचो जल्दी से। हम्म, तो इसका मतलब अब जो स्लोप आता वो कैसा आता भाई? बोलो, निगेटिव। अब जो स्लोप आता, अब जो भी स्लोप की वैल्यू आती वो कैसी आती, निगेटिव। तो अब स्लोप को आप निगेटिव रख के आंसर लिख देते हैं। क्या आता ए और बी के साइन में? अब आंसर ए और बी का साइन y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर y प्लस साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स। देखेंगे टेक्निक क्या लगाओगे। एट x इज इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताना है। चैप्टर में पहला सेगमेंट यही है कि आपको एक कर्व दे देगा, कर्व पे एक पॉइंट दे देगा, पॉइंट पे टेंजेंट या नॉर्मल आपसे पूछ लेगा। टेंजेंट एंड नॉर्मल मतलब dy बाई डी एक्स। सबसे पहले चेक करेंगे पॉइंट ऑन द कर्व है या नहीं। अगर पॉइंट ऑन द कर्व है तो ऑब्वियसली आप dy बाई डी एक्स निकालेंगे, वो वह पॉइंट रखेंगे तो आपको टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। पॉइंट स्लोप लेके टेंजेंट लिख देंगे, -1/m कर देंगे तो आपको नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा। पॉइंट और नॉर्मल का स्लोप लिख के नॉर्मल की इक्वेशन लिख देंगे। तो बस इसमें क्या करना है, इस कर्व को डिफरेंशिएट करना है और x इक्वल टू 0 रख देना है। बट इसमें x और y दोनों का रोल है कि नहीं है? तो सबसे पहले x इक्वल टू 0 रख के आप ये निकालेंगे कि y क्या होगा। बोलिए भाई। 1 आ रहा है सर। तो पहली बात तो पॉइंट पता करेंगे ना, जिस पॉइंट पर आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। सही है। तो एट इज इक्वल टू 0 पर आप y निकाल लो। तो जैसे x को 0 रखोगे y कितना आ जाएगा, 1। तो आपको पॉइंट क्या मिल गया, 0,1। अब तो इसको सीधा डिफरेंशिएट करना है आपको। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, 1 प्लस एक्स की पावर y इन ब्रैकेट y ln, तो y अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस ln 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। कैसे लिख रहा हूँ ये बात समझ में आ रही होगी। प्लस 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस साइन की पावर 4x और इंटू साइन 2x। डेरिवेटिव थोड़ा फास्ट लिखने की आदत डालिए, समझ गए डेरिवेटिव? बोलिए भाई। अब इसी में x को 0 और y को 1 रख के dy बाई डी एक्स निकाल लो। तो यहाँ से आएगा dy बाई डी एक्स। जैसे आप x को 0 और y को 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ln 1, जैसे x को 0 ln 1 तो ये तो पूरा ही हट गया। और यहाँ पर जैसे आप x को 0 रख देंगे पूरा ही हट जाएगा। तो क्या dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0,1 पे 1 आ रही है कि नहीं, चेक करियो। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल तुरंत क्या मिल गया आपको, बोलिए भाई, -1 मिल गया। तुरंत आप नॉर्मल की इक्वेशन लिख दीजिए, y -1 अपॉन एक्स इक्वल टू -1, यानी y इक्वल टू -x प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए।
क्या ये क्वेश्चन, कैलकुलेशन, आंसर सबको समझ में आया? तरीका क्लियर हुआ? बस जितना टाइम आपको थोड़ा बहुत लगेगा वो डेरिवेटिव करने में ही लगेगा, और थोड़ा बहुत डिफिकल्टी जो होगी वो डेरिवेटिव की होगी। डेरिवेटिव में ही आपको फंसाया जा सकता है, बाकी इस टाइप की सिचुएशन में फंसाने का स्कोप नहीं दिख रहा है। क्या ये बात पकड़ पा रहे हो कि नहीं? अब वो डेरिवेटिव आपको पैरामीट्रिक की तरह दे सकता है ना, फंक्शन पैरामीट्रिक दे सकता है, वो सारी चीजें आपसे कराई जा सकती हैं। तो उसके हिसाब से आप उस तरह के एनालिसिस को डील कर लेंगे वहां पे। बट कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल सा है। अगर वो लाइन टेंजेंट है, अगर वो लाइन टेंजेंट है तो बस उसके हिसाब से आप उसको डिफ्रेंशिएट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। आया ना? अरे क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर हो रही कि नहीं भाई? ग्रेडियंट का मतलब स्लोप होता है भाई। नहीं समझ पा रहे हो क्या? देखिए, पहले तो ये कहा गया है कि ये एक कर्व है, ओके, और ये टच करता है एक्स एक्सिस को कहाँ पे? -2, 0 पे। तो इसका मतलब अगर ये कर्व एक्स एक्सिस को -2, 0 पे टच कर रहा है तो एक्स एक्सिस इस कर्व की टेंजेंट हो गई कहाँ पे? -2, 0 पे। तो पहला ही बात, -2, 0 कर्व पे सेटिस्फाई करेगा। तो पहली इक्वेशन यहाँ से आपको मिलनी चाहिए थी। बोलो भाई, क्या ये पहली इक्वेशन सबने लिख ली थी? दूसरा, अगर -2, 0 पे इसका डेरिवेटिव निकालोगे, जैसे आप dy बाई डी एक्स लिखोगे तो 3ax² प्लस 2bx प्लस c, वो डेरिवेटिव, चूंकि एक्स एक्सिस है, इसका स्लोप कितना होता है? 0। तो ये डेरिवेटिव की वैल्यू इस पॉइंट पर क्या आ जानी चाहिए? कहाँ पर? इस डेरिवेटिव की वैल्यू -2, 0 पे क्या आ जानी चाहिए? 0। तो सेकंड इक्वेशन आपको क्या मिल गई? 4 इंटू 3, 12a माइनस 4b प्लस सी इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। थर्ड क्या कह रहा है भाई? थर्ड आगे कह रहा है कि कट्स दी वाई एक्सिस एट पॉइंट क्यू। अब ये कर्व वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? ये कर्व वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? किसी पॉइंट क्यू पे जाके। तो ऑब्वियसली वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो कर्व में हम वाई की वैल्यू क्या पुट कर दें? यहाँ पे एक्स को क्या पुट कर दो? 0। तो y इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस 5। इसमें x को 0 रख दो तो y की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो ये q पॉइंट कितना आ गया? 0,5 आ गया। अब कह रहा है कि जहाँ पे उसका ग्रेडियंट, मतलब dy बाई डी एक्स की वैल्यू कहाँ पर? 0,5 पर कितनी है? 3। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 पर 3 है। तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स अगर 0,5 पर 3 है, तो जैसे आपने dy बाई डी एक्स निकाला उसमें 0,5 रखेंगे तो c की वैल्यू तुरंत क्या मिल जाएगी? 3। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन? अब c इक्वल टू 3 एक बार इस इक्वेशन में रख दो, c इक्वल टू 3 एक बार इस इक्वेशन में रख दो, वहां से सिंप्लीफाई करके a और b निकाल लीजिए। बताइए क्या आ रहा है a और b? सर a -12 आ रहा है और b -3/4। देखो भाई, बता रहे हैं a की वैल्यू -12 आ रही है और b की वैल्यू -3/2 आ रही है, यही ना? -3/4। अच्छा, b की वैल्यू प्लस का 3/2 आ रही है। देख लीजिए भाई, क्या सबका ये आंसर है? प्रोसेस नो तो समझ सर, में? हाँ, -3/4 b। अच्छा जी। देखिए, a जो है वो -12 आ रहा है और b जो है वो -3/2 आ रहा है। क्या ये सही है आंसर? चेक कर लीजिए। क्वेश्चन आपको सिंपल उतना ही काम करना है, c की वैल्यू उठा के रख देनी है और पूरी इक्वेशन सिंप्लीफाई करके आंसर लिख लेना है। तो एक इक्वेशन तो शायद बन जाएगी कि 8a माइनस 4b 8a माइनस 4b इज इक्वल टू -1, और एक इक्वेशन बन जाएगी 12a माइनस 4b इज इक्वल टू -3। देख लीजिए आराम से। तो a की वैल्यू -12 हो गई, और जैसे आप a को -12 रख देंगे तो b की वैल्यू, देखिए क्या b की वैल्यू -3/2 आ रही है? बोलो भाई जल्दी से यार।
क्या आ रहा है भाई आंसर? बी क्या 3/4 आ रहा है क्या? यस सर। देखो कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ किया मेरे हिसाब से। बी बी की वैल्यू इक्वल्स टू 3/4 है। 3/4 आ रहा है भाई। कैलकुलेशन सही करो यार, एक इक्वेशन नहीं सॉल्व कर पाए दोनों। देखिए ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके ये आंसर आएगा। ए की वैल्यू -1/2, बी की वैल्यू 3/4। चेक कर लीजिए आराम से, फिर बताइए। समझ में आ गया ना? हो गया। x इक्वल टू -2 पे फंक्शन को ऑब्जर्व करोगे तो जैसे आप x को -2 रखोगे तो ये निगेटिव ओपन होगा, हाँ है ना, और ये x² + 2x बनेगा जो कि -2 पे फिर से क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो नहीं समझ रहे हो? अरे बताओ भाई, सब ऑब्जर्वेशन क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई? तुरंत आप मॉड x को क्या लिख दोगे, -x, ये बन जाएगा x² + x। अच्छा x² + x, x को -2 रखोगे तो कैसा होगा, पॉजिटिव। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? तो तुरंत ये पूरा मॉड कैसा ओपन हो जाएगा, पॉजिटिव। तो x² + x मिल जाएगा कहाँ पे, एट x = -2 पे। आगे पीछे दाएं बाएं क्या हो रहा कोई मतलब नहीं। अब तुरंत इसको क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट कर लोगे तो ये मिल जाएगा 2x + 1। इसकी वैल्यू कहाँ पे निकाल लोगे, -2 पे। तुरंत आंसर क्या मिल जाएगा, -3। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या मिल जाएगा आपको, 1/3। तुरंत आप इक्वेशन लिख दोगे। y, अच्छा y x इक्वल टू -2 रख के y तो निकाल ही लोगे, बोलिए, क्योंकि पॉइंट तो ऑन द कर्व है ना। x इक्वल टू -2 पर y कितना हो जाएगा, बोलिए। 2। ये उठा के रख देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपको नॉर्मल की इक्वेशन मिल जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो कई बार ऐसे छोटे वेरिएशंस आ सकते हैं जहाँ पर आप आराम से नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लेंगे। निकाल लेंगे? अरे हाँ या ना भाई? चलिए अब बात करते हैं हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल टेंजेंट की। सही है, मतलब अगर आपसे कहा गया हॉरिजेंटल टेंजेंट है एंड वर्टिकल टेंजेंट है, तो केस और कंडीशन आप क्या लगाएंगे? ऑब्वियसली हॉरिजेंटल टेंजेंट और वर्टिकल टेंजेंट मतलब किसी भी कर्व में अगर आप टेंजेंट खींच रहे हैं तो ये हॉरिजेंटल टेंजेंट हो गई, और किसी भी कर्व में आप टेंजेंट खींच रहे हैं, ऐसी टेंजेंट आ रही है कर्व को टच करते हुए वर्टिकली, तो ये वर्टिकल टेंजेंट हो गई किसी भी कर्व y = fx के लिए। तो हॉरिजेंटल टेंजेंट के लिए जो स्लोप है, स्लोप मतलब dy/dx है किसी भी पॉइंट पर p पर, उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। वर्टिकल टेंजेंट जो है उस पर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, बोलिए, वो 0 हो गया, क्योंकि उसका नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा। मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं भाई? तो इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं, फॉर हॉरिजेंटल टेंजेंट dy/dx एट पॉइंट क्या होगा, 0। और फॉर वर्टिकल टेंजेंट हम क्या कहेंगे, dx/dy एट पॉइंट क्या होगा, 0। या इसके लिए कह दो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 0, और इसके लिए कह दो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 0। इससे ज़्यादा क्वेश्चन में आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो हॉरिजेंटल अगर लिखा है कि हॉरिजेंटल टेंजेंट्स है तो स्लोप निकाल के 0 कर दो, वर्टिकल टेंजेंट है तो नॉर्मल का स्लोप निकाल के 0 कर दो, और आपसे जो भी पॉइंट या उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी आपसे पूछी जाएगी वो थ्योरी आप वहीं पे एनालाइज करके सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? हाँ भाई, तो वर्टिकल टेंजेंट है, देखिए नॉर्मल का स्लोप उठा के 0 कर दीजिए, बस वो पॉइंट निकल आएगा। हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल के लिए क्या कर रहे हैं, बात देखिए। सबसे पहले हमने इसको डिफरेंशिएट किया, पहले पॉइंट मान लिया x1 y1, फिर हमने x1 y1 ऑन द कर्व सेटिस्फाई करा दिया, फिर हमने इसको डिफरेंशिएट किया।
तो डिफरेंशिएट करने के बाद हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल लिख लिया, -1 बाई डेरिवेटिव करके एट x1 y1 पे उसको 0 कर दिया। क्यों? क्योंकि वर्टिकल टेंजेंट है। यहाँ से y1 आ गया। अब इस y1 की वैल्यू पहले +2 रखी तो x1 आ गया, y1 की वैल्यू -2 रखी तो x1 आया ही नहीं, तो इसका मतलब पॉइंट क्या आ गया, ±4/√3, 2। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। तो सिंपल पॉइंट मान लेते हैं, क्या है, x1, y1, तो जितने x1 y1 आ जाएंगे वही आंसर हो जाएगा। -3x1 y1 + 2 = 0। इसका सीधा डिफरेंशिएट करना है हमें, और तो कुछ करना नहीं है। 3y² × y डैश -3xy डैश + 3y = 0। यहाँ से y डैश की वैल्यू निकल के आ रही है 3y/3y² -3x, 3 कॉमन करके शायद हटा देंगे ना, तो y/y² -x आ रहा है। चेक करिए जरा, क्या सही आ रहा है ये? बोलिए भाई। यस सर। अब अगर हमें चाहिए क्या, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, तो हम हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के लिए क्या करेंगे बताइए? हम कहेंगे कि भाई dy/dx एट x1, y1 पे 0 हो जाना चाहिए। इसका मतलब y1/y1² -x की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो y1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। चेक करो जरा, अरे हाँ या ना, बोलो भाई। यस सर। तो अगर y1 को 0 रख देंगे तो x क्या आएगा? y1 को 0 रखो तो x1 तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या पॉसिबल है? सोचो भाई, y1 को 0 जैसे ही आप रखोगे तो 2 = 0 आ जाएगा ना। भाई y1 = 0 आप इस इक्वेशन में रखोगे, हाँ या ना, दिख रहा होगा सबको। तो ये भी 0, ये भी 0, अब 2 तो 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब x1 पॉसिबल नहीं है। तो x1 पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब h ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं, h ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं, मतलब ऐसा कोई पॉइंट आप निकाल ही नहीं सकते जहाँ पे टेंजेंट क्या हो, हॉरिजॉन्टल आ रही हो। अच्छा, फॉर वर्टिकल टेंजेंट क्या करते हो बताओ, बोलिए। फॉर वर्टिकल टेंजेंट आप क्या करते हैं, -1/dy/dx नॉर्मल का स्लोप निकालते हैं और उसको उठा के 0 कर देते हैं। तो जब आप इसमें नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे तो वो आएगा x1 - y1², उसको 0 कर दो, तो इसका मतलब y1² x1 के बराबर आ रहा है। दिख रहा है कि नहीं सबको? अब इसको और पहली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ से आएगा y1³ -3 y1, x1 की जगह y1² रख दो, +2 = 0। इसका मतलब 2y1³ = 2। दिख रहा है? इसका मतलब y1 की वैल्यू 1 आ रही है कि नहीं, चेक करो जरा। और y1 अगर 1 आ रहा है तो x1 भी 1 ही आ जाएगा, तो इसका मतलब पॉइंट क्या आ जाएगा, v वाला 1,1। तो v पॉइंट पॉसिबल है बट h पॉइंट पॉसिबल नहीं है। क्या पूरा प्रोसेस क्लियर हुआ? कहाँ पे क्या किया और क्यों किया, बोलो। सेम लॉजिक लगाया। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के लिए हमने क्या किया, टेंजेंट के स्लोप को 0 कर दिया और कंडीशन निकाल ली। सबसे पहले पॉइंट सेटिस्फाई कराया, फिर टेंजेंट की कंडीशन। वर्टिकल टेंजेंट के लिए हमने क्या किया, नॉर्मल का स्लोप निकाला, उसको 0 कर दिया, x और y1 में कंडीशन आई, उसको इक्वेशन में रख के सीधा सॉल्व करके आंसर लिख दिया। कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए, ये कॉन्सेप्ट कहीं नहीं गया। कौन सा? कि अगर आपकी टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है तो टेंजेंट का स्लोप 0, अगर आपकी टेंजेंट वर्टिकल है तो नॉर्मल का स्लोप 0। बस पॉइंट ऑन द कर्व लाई करना चाहिए। पॉइंट कहाँ होना चाहिए, ऑन द कर्व। मतलब ये जो पॉइंट P है वो कहाँ होना चाहिए, ऑन द कर्व। बस पॉइंट P को ऑन द कर्व लाई कराएंगे और नॉर्मल और की कंडीशन लगाएंगे, तो आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में किसी भी सिचुएशन में आपको चीज़ें सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, बताइए। मतलब क्वेश्चन है कि टेंजेंट ऑफ कर्व पैरेलल टू लाइन विद स्लोप m, मतलब एक लाइन है जिसका स्लोप क्या है, m है, उसके क्या है, पैरेलल है, क्या, टेंजेंट ऑफ द कर्व। तो कंडीशन क्या होगी, ऑब्वियसली अगर कर्व y = fx है,
ठीक है, उस पर हमने पॉइंट लिया x1 कॉमा y1, तो ऑब्वियसली एट x1 y1 का मतलब y1 जो है वो fx1 के बराबर होगा, पहला इक्वेशन। यहाँ पे हमने क्या निकाला भाई, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1, और वो किसके बराबर होना चाहिए, m के, क्योंकि लाइनें कैसी हैं, पैरेलल। ये दूसरी इक्वेशन, यही दोनों इक्वेशन बना के आपको जो रिजल्ट चाहिए आप निकाल देंगे भाई। पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया, आंसर आ जाएगा। पॉइंट और स्लोप में आपने कितनी x1 y1 में कितनी इक्वेशन बना ली, दो, दोनों को सॉल्व करके आप हमेशा आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है कि नहीं है भाई? यहीं पे मैं कह दूं कि वो परपेंडिकुलर होगी तो बोलो, तो आप प्रोडक्ट कर देंगे। नहीं समझे? यहीं पे मैं आपसे कह दूं कि टेंजेंट जो है ऑफ कर्व जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। टू द लाइन विद स्लोप m। तो क्या लॉजिक लगाओगे? अब कंडीशन में क्या आएगा, सबसे पहले y इक्वल टू एफ एक्स कर्व होगा, एट पॉइंट x1 y1 की बात होगी, तो पहली चीज़ तो पॉइंट कर्व पे होना चाहिए, पहली इक्वेशन। दूसरा, जो लाइन है, मतलब जो टेंजेंट लाइन है वो परपेंडिकुलर है लाइन के, तो इसका मतलब अब सिचुएशन क्या हुई, डी वाई बाई डी एक्स जो आप निकाल रहे हैं एट x1 कॉमा y1 पे, और जो ये m आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। इन्हीं दोनों को सॉल्व करके आप आंसर निकाल देंगे। एक बार x1 y1 पॉइंट मिल गया तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है दोनों में, बोलो? अरे हाँ या ना भाई? यस सर। एक केस ये था और दूसरे केस का डायग्राम क्या था, जो टेंजेंट है वो क्या है, गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। और ये जो P पॉइंट हम ले रहे हैं वो x1 कॉमा y1 ले रहे हैं दोनों केसेस में। बस ये है, सीधा कैसा भी सिचुएशन आ जाए। अब इसी में नॉर्मल बोल दे, तो यहाँ पे नॉर्मल क्या हो गया, यहाँ पे नॉर्मल क्या हो गया, अगर नॉर्मल किसी लाइन के पैरेलल है तो वैसे डील कर लो, सही है, और अगर नॉर्मल किसी लाइन के परपेंडिकुलर है तो वैसे डील कर लो। समझ रहे हो कि नहीं भाई? चलिए, तो टेंजेंट की डीलिंग जैसे सीखे वैसे ही नॉर्मल की डीलिंग कर लेंगे, उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं। चलिए अब इस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैंने दिया था वो बताओ। फाइंड ऑल द टेंजेंट ऑफ दिस कर्व विच इज पैरेलल टू द लाइन x प्लस 2y। तो सबसे पहला आप पॉइंट क्या लोगे, पॉइंट मान लेंगे। तो सबसे पहले हमने पॉइंट ले लिया x1 कॉमा y1। अच्छा, टेंजेंट की बात हो रही है तो dy बाई डी एक्स निकाल लो। तो पहली चीज़ तो पॉइंट सेटिस्फाई करा दो, यानी y1 इज इक्वल टू कॉस ऑफ x1 प्लस y1, ये पहला रिजल्ट चल रहा है। अब dy बाई डी एक्स निकालोगे तो क्या आएगा, साइन ऑफ x प्लस वाई विद अ माइनस साइन, और 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से जरा dy बाई डी एक्स निकालो तो आ जा रहा होगा साइन ऑफ x प्लस वाई, माइनस का ना, यस सर। और होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 साइन ऑफ प्लस x। साइन ऑफ x प्लस y कह रहा है कि ये लाइन किसके पैरेलल है, -1/2 स्लोप आएगा। हाँ, पैरेलल किसके है भाई, y इक्वल टू 2x के। तो इसका मतलब इसका स्लोप कितना आ रहा है इस लाइन का, -1/2। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अच्छा एक -1/2। पहले x1 y1 वाला पॉइंट रखेंगे ना, स्लोप। इसका मतलब dy बाई डी एक्स, तो आप अपना कैलकुलेशन बचाने के लिए आराम से कर लीजिए। ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन x1 प्लस y1 अपॉन 1 प्लस साइन x1 प्लस y1। ये किसके बराबर आएगा, माइनस हाफ, माइनस माइनस खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ से क्या साइन x प्लस x1 प्लस y1 1 आ रहा है क्या, चेक करो। सर तो इसका मतलब cos x प्लस y1 तो 0 ही आएगा। यस सर। अच्छा, हमें चाहिए -2 पाई से 2 पाई के बीच में,
हमें चाहिए माइनस 2 पाई पाई से बाई 2 टू पाई, कॉमा जीरो माइनस यानी x1 जो है वो माइनस 0 से सॉरी x जो है वो माइनस 2 पाई से 2 पाई है। x जो है वो माइनस 2 पाई से 2 पाई है, तो y भी माइनस 2 पाई से 2 पाई हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आ जाएंगे कि नहीं बताओ? पाई बाई टू कॉमा जीरो माइनस 3 पाई बाई टू कॉमा जीरो। हाँ, एक समझ गए कि नहीं भाई? यहाँ से तो सीधा मिल गया कि y1 की वैल्यू तो 0 आ रही है, बट x1 के हिसाब से अगर आप चलोगे तो x1 प्लस y1 को एक बार आप पाई बाई 2 ले सकते हो, और एक बार x1 प्लस y1 को आप क्या ले सकते हो? 3 पाई बाई 2 ले सकते हो। सही है ना? तो इसका मतलब जो पॉइंट्स आएंगे वो क्या आ जाएंगे? 3 पाई बाई 2 कॉमा 0, क्योंकि x1 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा? पाई बाई 2 कॉमा 0। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है भाई? माइनस 3 पाई बाई टू लेंगे। क्यों? अच्छा, साइन वैल्यू माइनस 3 सॉरी पाई सॉरी बाई हाँ, वैल्यू 1 बन रही है, ठीक। तो माइनस 3 पाई बाई 2 कॉमा, ठीक है। तो क्योंकि साइन x1 प्लस y1 है ना, और वो 1 होना चाहिए, और यस कहाँ सर से यस। कहाँ तक की बात हो रही है? माइनस 2 पाई से 2 पाई में। तो इसको हम क्या ले सकते हैं? या तो पाई बाई 2 ले सकते हैं, या माइनस 3 पाई बाई 2, क्योंकि ये 1 बन रहा है। उसके हिसाब से आप आंसर लिख देंगे। प्रोसेस समझ में आया कि नहीं? पैरेलल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? पैरेलल में करते नॉर्मल पैरेलल होना चाहिए भाई। ये रहा कर्व, ठीक है, कर्व का नॉर्मल खींचा है, वो किसी लाइन के पैरेलल है, ये है सिचुएशन। तो ऑब्वियसली नॉर्मल का स्लोप उस पॉइंट पे निकाल लेंगे, है कि नहीं भाई? और उसको पैरेलल के स्लोप के बराबर कर देंगे। अब नॉर्मल का स्लोप तो आप निकालना जानते ही हैं। 2 कॉमा 2 माइनस 2 कॉमा माइनस 2 कॉमा 2 2 माइनस 2 कॉमा माइनस 2। माइनस 2 कॉमा माइनस 2, देखिए कि यही आंसर बता रहे हैं। 2 कॉमा 2 एंड माइनस 2 कॉमा माइनस 2, सही लग रहा है वैसे। मान लो ये पॉइंट x1 कॉमा y1 है, तो इसका मतलब y1 कितना हो गया? x1 क्यूब माइनस 3x1। एक रिजल्ट तो साइड में कर दो। अब आप क्या निकालो? स्लोप। तो dy बाई dx निकालना होता है, तो वो क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 3। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल लिख लो। तुरंत क्या लिखोगे स्लोप ऑफ नॉर्मल भाई? 1/3 माइनस 3x स्क्वायर, और इसको किसके बराबर कर दोगे? जो स्लोप आपको दिया हुआ है, माइनस 2/18 के क्या? सर तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 3 के, माइनस 3 के। यस तो x1 स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 4 के। तो x1 की वैल्यू प्लस माइनस माइनस 2 2 आ जाएगी। एक बार जरा x1 को 2 लेके चलो, तो y1 कितना आ रहा है? 2। एक बार x1 को माइनस 2 लेके चलो, तो y1 कितना आ रहा है? माइनस 2। सही है। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे? 2 कॉमा 2 एंड माइनस 2 कॉमा माइनस 2। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। चलो एक बार बोल देता हूँ फिर। टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑन द पॉइंट, वन पॉइंट ऑफ द कर्व कट्स द कर्व अगेन। मतलब एक कर्व पर एक पॉइंट लिया है हमने, वहाँ पे हमने टेंजेंट डाली है जो कि कर्व को कहाँ कट कर रहा है? दूसरे पॉइंट पे कट कर रहा है। तो कंडीशन क्या होगी? तो सबसे पहले ये पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट डाली है उसको हम x1 y1 ले लेंगे, तो वहाँ पे हमें टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। और ये पॉइंट कर्व को दोबारा x2 y2 पे कट कर रहा होगा, तो ये पॉइंट भी ऑन द कर्व होगा। तो x1 y1 ऑन द कर्व पहली इक्वेशन, x2 y2 ऑन द कर्व दूसरी इक्वेशन, और x1 y1 x2 y2 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसका स्लोप, और x1 y1 पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप बराबर। ठीक है। ऐसे ही नॉर्मल के केस में क्या करेंगे कि x1 y1 पे हमने नॉर्मल खींचा, वो कर्व को दोबारा x2 y2 पे कट कर रहा है, तो x1 y1 पॉइंट ऑन द कर्व, x2 y2 पॉइंट ऑन द कर्व, और x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसका स्लोप नॉर्मल के स्लोप के बराबर कर देंगे। तो यही 3 इक्वेशन आप हर बार यूज करेंगे। जितनी इंफॉर्मेशन गिवन होगी उसके हिसाब से इन 3 इक्वेशंस में से ही कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई होके आप x1 y1 दिया होगा तो x2 y2 निकाल लेंगे, x2 y2 दिया होगा तो x1 y1 निकाल लेंगे, और जो भी एनालिसिस आपको करना होगा वो आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब अगर हमें कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट निकालना हो एट विच ड्रॉन टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अल्फा कॉमा बीटा, मतलब अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट जो है वो ऑन द कर्व, नॉट इन द कर्व, मतलब ये पॉइंट कर्व पे नहीं है। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट डॉट अल्फा बीटा टू द कर्व, मतलब हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जहाँ से डाली गई टेंजेंट एंड नॉर्मल कर्व पे डाली गई, तो वो जहाँ पे कर्व को क्या करती हैं? टच करती हैं। ठीक है। तो अगर हमें टेंजेंट के केस की बात करनी है तो सेम लॉजिक यहाँ भी है। भाई हमें एक आर्बिट पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा दिया हुआ है, वहाँ से हम इस कर्व पे
टेंजेंट खींच दे रहे हैं, यही तो है, बोलिए। यस तो सर। हमें ये वाला पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो मान लेते हैं ये पॉइंट x1 y1 है, सही है, और ये लाइन क्या है, टेंजेंट है, तो सीधा एनालिसिस हो गया। पहली बात पॉइंट ऑन द कर्व होना चाहिए, हाँ है ना। दूसरी बात अल्फा बीटा इसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन की इक्वेशन है वो, और यहाँ पर जो dy बाई डी है, ये दोनों स्लोप कैसे होनी चाहिए, इक्वल, तो इक्वेशन बनेगी, काम हो जाएगा। यही काम अगर हम नॉर्मल में करेंगे तो यही दो इक्वेशन सेम लिख लोगे कि नहीं, बोलो। अब अगर ये कर्व है और ये नॉर्मल आपने खींचा है, सही है, तो ये पॉइंट हो गया आपका x1 y1 और ये पॉइंट हो गया आपका अल्फा बीटा, जो कि क्या है, नॉर्मल पे बन रहा है। तो आप सिंपल लॉजिक लगाओगे क्या, कि पहली बात तो सॉरी उल्टा लिख दिया ना, ये पॉइंट आपका अल्फा बीटा है जहाँ से नॉर्मल डाला और वो x1 y1, तो पहली बात y1 इक्वल टू fx1 होना चाहिए। दूसरी बात जो ये y1 माइनस बीटा अपॉन x1 माइनस अल्फा है, स्लोप ऑफ द लाइन वो नॉर्मल के स्लोप के बराबर होना चाहिए। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन से ही कुछ ना कुछ होगा, इसके अलावा तीसरी कोई इक्वेशन आप कर्व में यूज़ नहीं करेंगे इन दोनों स्टेटमेंट में। अब आराम से दोनों इक्वेशन को यूज़ करते हुए जो भी एनालिसिस आपको करना होगा वो आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेंगे। क्या ये बात दोनों कैसे समझ में आए, बोलो भाई। तो जहाँ जैसी सिचुएशंस होगी वहाँ आप वैसा काम करके सीधा सिंप्लीफाई कर लेंगे, डन है। चलिए इस पर बेस एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। At what point of the curve y is equals to x square minus 5x plus 6 should a tangent to the curve to be drawn for the tangent to pass through the point 1, 1? क्या 1, पहला चीज क्या 1, 1 पॉइंट ऑन द कर्व है ना, क्या 1, 1 पॉइंट ऑन द कर्व है भाई, चेक करो, नहीं है ना, तो इसका मतलब ये तो आउटर पॉइंट हो गया। अब इससे आपने एक टेंजेंट डाली है जो कि कर्व को किस पॉइंट पे टच करती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं भाई। मान लेते हैं वो कर्व को कहाँ टच करती है, x1 y1 पे, तो तुरंत एक इक्वेशन लिख देंगे। अब इस इक्वेशन का क्या यूज़ करेंगे वो तो हम डिसाइड कर लेंगे अभी, है कि नहीं। अब तुरंत क्या करेंगे भाई, 1 और x1 y1 भाई, तुरंत इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ से dy बाई डी क्या निकल के आएगा बताओ, 2x माइनस 5, यस है कि सर। नहीं। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमें क्या मिल जाएगा, 2x1 माइनस 5, और ये किसके बराबर होगा, y1 माइनस 1 अपॉन x1 माइनस 1 के, ये किसके बराबर होगा, 2x1 माइनस 5 के। y1 की वैल्यू उठा के रख दीजिए, तो x1 स्क्वायर माइनस 5x1 प्लस 5 इज इक्वल टू 2x1 माइनस 5 इंटू x1 माइनस 1। इसी इक्वेशन को सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, बोलिए, x1 की। एक बार x1 आ जाएगा, x1 की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y1। यही पॉइंट हमें चाहिए था। क्या ये बात समझ पाए, नहीं समझ पाए, डेरिवेटिव निकालने में अपना टाइम वेस्ट करें या स्मार्टली डेरिवेटिव ना हैंडल कर पाएँ, या इस केस में क्या होगा, इस तरह की इक्वेशन बना देगा जिसमें आपका कैलकुलेशन ज़्यादा लगेगा। बताइए क्या आ रहा है, x1 सिंप्लीफाई करो, x1 निकल रहा होगा, किया किसी ने सॉल्व भाई, सर 2 बस एक ही वैल्यू आ रही, सर 0 भी। और 0। हाँ 2 और 0 दोनों आ रहे हैं, यस सर। हाँ देखो भाई सबका सेम आंसर आ रहा है, 2x1 स्क्वायर माइनस 5 और माइनस 2 माइनस 7x1 प्लस 5 इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस 5x1 प्लस 5। तो यहाँ से आ जाएगा x1 स्क्वायर माइनस 2x1 इज 0, तो x1 की वैल्यू 0 और 2 आ रही है। तो जब x1 को 0 लेंगे तो y1 6 आ जाता है, और जब x1 को 2 लेंगे तो y1 कितना आ रहा है, बोलो भाई, 0 आ रहा है क्या, देखो, अरे हाँ। तो पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं जहाँ पे टेंजेंट टच करेगी, 0,6 एंड 2,0। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन बन रहा हो तो बताइए, देखें तुम लोग क्या बताते हो। और दूसरी, पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy बाई डी आ जाएगा 2x स्क्वायर, फिर dy बाई डी की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 पे निकाल लो,
सर आई थिंक 3x स्क्वायर होना चाहिए। सॉल्व करके आंसर बताओ कितना आ रहा तुम्हारा। इसके बाद इक्वेशन बना लो, तो y1 माइनस 8 अपॉन x1 माइनस 2, इसको आप क्या ले लेंगे 12। इसी को सॉल्व करेंगे। ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ये पहली इक्वेशन, x1 y1 निकल आएगा। बताइए जरा आंसर क्या आ रहा है। मैंने सारी इक्वेशन इसीलिए बना दी है। सही लग रहा है वैसे। y1 पॉइंट रखेंगे तो x1 क्यूब माइनस 8 अपॉन x1 माइनस 2 इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो यहाँ से x1 माइनस 2 कैंसिल कर दो, तो x1 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x1 इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो x1 स्क्वायर प्लस 2x1 और साथ ये कितना आ जाएगा माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो x1 प्लस 4 और x1 माइनस 2 फैक्टर हो जाएगा। 2 तो आप ले ही चुके हो, तो x1 इक्वल टू 4 ले लेंगे, सॉरी माइनस 4 ले लेंगे। तो y1 की वैल्यू माइनस 64 आ जाएगी। तो जो पॉइंट है -4 कॉमा माइनस 64 आ जाएगा। वेरी गुड। देख लीजिए भाई, पॉइंट इज -4 कॉमा माइनस 64। समझ में आया कि नहीं भाई। सीधा आप बस इस y1 की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, इसको सीधा कैंसिल करिएगा, ये आएगा। सिंप्लीफाई करेगा, 2 तो ले नहीं सकते क्योंकि 2 लेते ही वो पॉइंट तो अंदर करवा जाएगा, और उस पर तो टेंजेंट ही चल रही है, तो आंसर ये आ जाएगा। यस सर। बस इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है एंगल बिटवीन टू कर्व्स निकालना होगा। तो एंगल बिटवीन दो कर्व के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों कर्व जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वो, तो अगर वो दोनों कर्व इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो एंगल की बात ही नहीं होगी। तो जहाँ वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो सबसे पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। एक बार इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा, ये कर्व सपोज y इक्वल टू एफ एक्स है, ये कर्व सपोज y इक्वल टू जी एक्स है। एक बार आपने इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लिया, तो ऑब्वियसली इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल आएगा, हो जाएगा। एक बार इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे दोनों कर्व के लिए। पहले कर्व के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे m1, दूसरे कर्व के लिए भी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, दैट इज m2। तो इसका मतलब m1 के लिए आप क्या करेंगे, पहले कर्व का डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है, एट कॉमन पॉइंट x1 y1, और m2 के लिए आप क्या करेंगे, दूसरे कर्व का डेरिवेटिव कर देंगे एट कॉमन पॉइंट x1 y1, m1 m2 आ जाएगा। अब हम कहेंगे दोनों के बीच का एंगल कितना है भाई, थीटा है। वहाँ पे आप सीधे tan थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और इसी फॉर्मूले की हेल्प से आप एंगल बिटवीन दी टेंजेंट निकाल लेंगे। सही है ना, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट बोलिए भाई। नो बस सर। यहाँ से आप सीधा यही काम करेंगे, जब भी आपको कोई भी दो ऑर्बिट से कर्व दिए हो आप हर बार यही सेम काम करेंगे, दोनों कर्व के लिए सेम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। अच्छा, अगर दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो एंगल की बात खत्म हो जाती है, फिर आप एंगल निकालने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि तब दोनों कर्व के बीच का एंगल कभी पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे, बात हो जाती है खत्म। दोनों कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 कर लेंगे। सही है ना। तो x को एक काम करो, किसी एक रीजन में ही चले जाओ, तो x माइनस 3 कहीं भी ले लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सपोज हमने एक्स स्क्वायर को जो है वो ले लिया 1 से 3 के बीच में, ठीक है ना, तभी पॉइंट पॉसिबल है। या माइनस, तो यहाँ से क्या आएगा, एक मॉड पॉजिटिव ओपन होगा और एक मॉड कैसा ओपन होगा, नेगेटिव। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर, अदरवाइज तो इंटरसेक्टिंग होगा ही नहीं ना कभी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यानी कि x की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस कितनी आ रही है, √2 आ रही है क्या, चेक करियो। तो अगर x प्लस माइनस √2 है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना आ रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कितने आ रहे हैं, प्लस माइनस √2 कॉमा 1। अब क्या करो, पहले कर्व के लिए स्लोप निकालो, तो पॉइंट फिक्स कर लो। सपोज हमने पॉइंट ले लिया √2 कॉमा 1, तो जो पहला वाला कर्व है वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर टू
-1, तो इसका जो डेरिवेटिव निकालेंगे dy/dx वो आ जाएगा 2x, तो जो स्लोप आ जाएगा पहले वाले कर्व से वो 2√2 आ जाएगा। अच्छा, यही पहला वाला कर्व √2, 1 दूसरे कर्व में रखो तो वो वाला कर्व आ जाएगा 3 - x²। अब इसके लिए जब आप dy/dx निकालोगे तो -2x आएगा, तो इसका स्लोप आ जाएगा -2√2। अब दोनों स्लोप निकाल लिए। एंगल अगर हम थीटा कह दें, थीटा कह दो तो tan थीटा का फॉर्मूला लगा दो, तो mod ऑफ m1 - m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4√2/7 आ रहा है tan थीटा की वैल्यू। यहीं से थीटा निकाल लीजिए। अब ऐसे ही दूसरा पॉइंट ले लो, उस पर एक का स्लोप -2√2 हो जाएगा, फिर से एक का स्लोप 2√2 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली tan थीटा क्या आएगा, यही आता रहेगा 4√2/7। क्या ये बात सबको समझ में आई, ये बताओ। यस तो सर। सबसे पहले हमने क्या निकाला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और उसके बाद आगे एनालिसिस किया। सबसे पहले क्या निकाला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसके बाद आगे एनालिसिस करके चीज़ें सिंप्लीफाई की। क्लियर है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, एंगल तो आप निकाल लेंगे कैसे भी कर्व गिवन हो। एक होता है ऑर्थोगोनल कर्व्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार इसका यूज हो जाता है। ऑप्शंस में लिखा होता है कि ये कर्व ऑर्थोगोनल है या नहीं, या कई बार ऑर्थोगोनल देख कर ही आप ये बता सकते हैं कि भाई दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, तो ये कर्व क्या है, ऑर्थोगोनल कर्व है। ऑब्वियसली अगर 2 कर्व ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब उनका जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। सही है ना। इफ 2 कर्व्स said to be orthogonal curves, then क्या होगा, then angle of intersection of 2 curves is equals to 90 डिग्री। इसका मतलब एक पॉइंट पे जो एंगल, मतलब दोनों पॉइंट पे जो टेंजेंट के या नॉर्मल के बीच का एंगल होगा वो 90 बन जाएगा। जैसे ये कर्व है और ये कर्व आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचूं या इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचूं तो दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो क्या बन जाएगा, 90। 90। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उस पॉइंट पे किसी एक कर्व की टेंजेंट दूसरे कर्व के लिए क्या हो जाएगी, नॉर्मल। देखो, किसी एक कर्व की अगर आप टेंजेंट खींचो तो दूसरे वाले कर्व के लिए क्या हो जा रही है, नॉर्मल नॉर्मल। हो जा रही। तो अगर ये चीज़ ध्यान नॉर्मल। रखिएगा, एक कर्व की जो टेंजेंट है वो दूसरे वाले कर्व के लिए क्या हो जा रही है, नॉर्मल हो जा रही है। अगर दोनों कर्व के बीच का एंगल कैसा है, दोनों कर्व आपस में कैसे हैं भाई, ऑर्थोगोनल है। क्या ये बात दिख रही है सबको कि नहीं, ये बताओ। यस सर। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि देन टेंजेंट ऑफ वन कर्व, टेंजेंट ऑफ वन कर्व at point of intersection is normal for other curve। क्या ये बात समझ पा रहे हो, एक कर्व के लिए आप टेंजेंट निकालते हो तो दूसरे कर्व के लिए क्या हो गई, नॉर्मल हो गई, तब वो दोनों कर्व क्या होंगे, इंटरसेक्शन। या इस पर बेस क्वेश्चन ऐसे ही पूछा सकता है कि अगर इस का स्लोप आपने निकाला, टेंजेंट का m1 है, इस टेंजेंट का स्लोप m2 है कि नहीं, और दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, बोलिए। m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, -1 फॉर फाइनाइट m1 एंड m2। अगर ऐसा हो रहा है तो भी हम क्या कहेंगे, बोथ कर्व्स इक्वल। intersects at 90 डिग्री एंगल, यानी कि वो कैसे हो गए, ऑर्थोगोनल कर्व्स हो गए, जहाँ पे m1 और m2 क्या हो गए, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट तो पॉइंट ऑफ ये। इंटरसेक्शन। क्लियर है। यस सर। तो ये भी आप यस यूज सर। कर सकते हैं, या किसी क्वेश्चन में ये भी यूज कर सकते हैं। इन जनरल अगर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री आ गया तो आप ये कह सकते हैं। क्लियर है भाई। जैसे अब यस सर। देखिए, क्वेश्चन आपसे एक बार ये पूछा गया है, क्वेश्चन था
कि फाइंड एंगल बिटवीन y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू e की पावर x/2। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब अभी तक हमने थ्योरी क्या पढ़ी, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो। यार आप सोचो, हम इन दोनों का क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इतनी आसानी से निकाल पाएंगे? पॉसिबल हमारे लिए कम है ना। तो अब इसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो x1 कॉमा y1 है। ये लेट हो गया भाई कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो x1 कॉमा y1 है, तो दोनों कर्व को सेटिस्फाई कर रहा होगा। चलो बात डन हो गई। अब अगर पहले वाले कर्व के लिए देखो तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, हाँ है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, सॉरी 4x आएगा, सिर्फ 4 आएगा। यहाँ से अगर आप dy बाई डी एक्स निकालोगे तो क्या वो 2/y आएगा। इसका मतलब पहले का स्लोप अगर लिखना चाहो तो 2/y1 लिखोगे कि नहीं, हाँ है ना। अच्छा यही कर y इक्वल टू ई की पावर माइनस x/2 है। यहाँ से अगर आप dy बाई डी एक्स निकालोगे तो लिखोगे माइनस ई की पावर माइनस x/2 अपॉन 2। अच्छा अगर ये कर्व ऑन द कर्व है तो y1 ई की पावर माइनस x1/2 तो होगा ही। अब अगर यहाँ पे आप m2 लिखोगे तो dy बाई डी एक्स क्या लिखोगे, एट x2y2, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ई की पावर x1/2/2, तो इसको भी हम माइनस y1/2 लिख देंगे। अब बताओ जरा, m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, देखो 2/y1 और माइनस y1/2, -1 आ रहा है। इसका मतलब एंगल बिटवीन द कर्व क्या हो गया, 90। बस ये चीज़ है। समझ पाए कि नहीं चीज़ों को? सर जरा ऊपर जरा स्क्रॉल करिए। एंगल बिटवीन द कर्व क्या आ गया, 90 डिग्री। क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई? यस सर, यस। यस सर। भाई यहाँ पे हम इसको y1 के टर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख भाई, क्योंकि ये कर्व कहाँ पे है, ऑन द कर्व है ना ये पॉइंट। भाई इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो कर्व को तो सेटिस्फाई करेगा ही ना। यहाँ जरूरत नहीं पड़ी, बट यहाँ उस हिसाब से हमने इंटरचेंज कर लिया। तो हमने यहाँ क्या देखा, m1 और m2 तो निकाले ही, सेम लॉजिक। अब हम यहाँ tan थीटा का फॉर्मूला जैसे ही लगाएंगे तो तुरंत हमको एनालिसिस मिल जाएगा। अब हम x1 y1 निकालने में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जहाँ हम आराम से x1 y1 निकाल सकते हैं वहाँ हम आराम से निकाल लेंगे। बट कॉन्सेप्ट तो यही है ना, क्लियर है? यस सर। कॉन्सेप्ट तो यही है ना। अगर ऑर्थोगोनल है तो एंगल 90 करना है, 90 करना है मतलब दोनों के स्लोप को निकाल के उनका प्रोडक्ट क्या कर देना है, -1। -1। अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो दोनों का स्लोप निकाल लेंगे और उसका प्रोडक्ट -1 कर देंगे, वहां से ऑर्थोगोनल कंडीशन आ जाएगी। दूसरा, कई बार क्या होता है कि अगर दो कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर दे रहे हैं तो एक कर्व की जो टेंजेंट हो रही है वो दूसरे कर्व की क्या हो जा रही है, नॉर्मल हो जा रही है। तो एक कर्व के लिए टेंजेंट का केस लगा के दूसरे कर्व के लिए उसके नॉर्मल की इक्वेशन निकाल दे रहे हैं, तो वो काम भी आप कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? यस सर। कंफ्यूजन, कोई डाउट? नो सर। चलिए, तो ये बात क्लियर हो गई सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। नो सर, नो डाउट्स। गुड। चलिए, तो अब हम बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये भी थोड़ा सा नॉर्मल से मिलता जुलता है, मतलब अब हम बात करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बट यूज कई बार हो जाता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स, या ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नियरेस्ट पॉइंट, या ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा सकता है नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द कर्व, ठीक है, फॉर गिवन कर्व। तो ये नियरेस्ट पॉइंट करके भी पूछा जाता है, या तो आपसे क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसी कोई बात पूछी जा रही होगी, सही है, या नियरेस्ट पॉइंट। जनरली नियरेस्ट पॉइंट का क्वेश्चन पूछा गया है, बट वो कॉन्सेप्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ही है। मतलब कहने की बात ये है कि एक कर्व ऐसे है और एक कर्व ऐसे है, तो ये कर्व क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स है, ये कर्व क्या है, y इक्वल टू जी एक्स है, और दोनों का जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट आ रहा है, भाई दोनों कर्व पे अलग अलग पॉइंट चल रहे हैं, तो जो नियरेस्ट पॉइंट आ रहा है, तो नियरेस्ट पॉइंट हमेशा कहाँ होता है, कॉमन नॉर्मल पे। नियरेस्ट पॉइंट हमेशा कहाँ होता है भाई, कॉमन नॉर्मल पे। बस ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट लाइन है
कि नियरेस्ट पॉइंट हमेशा कहाँ लाई करता है, कॉमन नॉर्मल बिटवीन द कर्व। जो यस सर, नियरेस्ट पॉइंट या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, और यही डिस्टेंस एक बार हमने नियरेस्ट पॉइंट निकाल लिए, ये जो यस ए और बी पॉइंट है, तो इन्हीं के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, सर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। तो इसका shortest मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमेशा कहाँ ऑकर करती है, अलोंग द कॉमन नॉर्मल। तो ये पहली पॉइंट वाली बात हो गई कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज ऑकर्स, कहाँ पे ऑकर करती है, अलोंग कॉमन नॉर्मल। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा कहाँ ऑकर करती है, अलोंग दी कॉमन नॉर्मल। तो जो भी हमारा कॉमन नॉर्मल है उसके अलोंग हम जो भी डिस्टेंस निकालेंगे वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी, है कि नहीं। तो नियरेस्ट पॉइंट भी यही हो गए, तो इसका मतलब ए और बी नियरेस्ट पॉइंट हो गए। अब बाकी थ्योरी तो एकदम सिंपल सी है। लेट ए पॉइंट हम क्या ले लेते हैं, x1 कॉमा y1, बी पॉइंट हम क्या ले लेते हैं x2 y2। तो हमें अगर x1 y1 x2 y2 मिल जाएंगे तो ए बी डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। यही ए बी डिस्टेंस हमारे लिए हो गई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बोलिए। यस सर, और अगर ये ए बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई तो यानी कि ए एंड बी क्या हो गए, आर दी नियरेस्ट पॉइंट हो गए कि नहीं। यस सर, बोलिए। अच्छा, ए और बी दोनों पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं भाई, ऑन द कर्व। तो पहली इक्वेशन हो गई y1 इज इक्वल टू जी एक्स1, दूसरी इक्वेशन हो गई y2 इक्वल टू एफ GX2 एक्स टू, नहीं एफ एक्स टू नहीं, ना, FX2 एफ एक्स टू। ये दो इक्वेशन तो बन गई, टोटल 4 वेरिएबल हैं, तो कितनी इक्वेशन चाहिए, 4। अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी यानी स्लोप ऑफ ए बी लाइन, वो तो नॉर्मल होगा ना, तो वो क्या होगी y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस X2 x1। minus X1 अच्छा, ए पर जो नॉर्मल होगा उसका स्लोप क्या होगा, 1 अपॉन जी डैश एक्स 1। बोलिए। और बी पर जो नॉर्मल होगा उसका स्लोप क्या होगा, 1 अपॉन एफ डैश x1। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बताओ। सर नॉर्मल पे है ना, हाँ, ओके, क्लियर है भाई। तो 1 अपॉन x1 यानी कि हमने क्या देखा, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस X2 x1। minus X1 पहले इस वाले कर्व का डेरिवेटिव निकाल लिया, यस सर, डी जी एक्स बाई डी एक्स किस पॉइंट पे, x1 कॉमा वाई वन पे। और फिर इसका डेरिवेटिव निकाल लिया, X2 डी Y2 एफ एक्स बाई डी एक्स का किस पॉइंट पे, X2 Y2 में, x2 कॉमा वाई टू पे। और ये दोनों आपस में बराबर तो होंगे ही। यस कॉन्सेप्ट सर, समझ गए कि नहीं भाई। ओके सर, ये किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो बताएगा मुझे। नो सर, नो डाउट, नहीं यार। अब इसी में आप इक्वेशन बना लेंगे, इससे ज़्यादा वेरिएशन पॉसिबल नहीं है भाई। एक बार इन दोनों को बराबर करोगे थर्ड इक्वेशन, एक बार इन दोनों को बराबर करोगे फोर्थ इक्वेशन। इससे ज़्यादा एक इक्वेशन और वेरिएशन पॉसिबल नहीं है। अब ऑब्वियसली एग्जाम हॉल में जब ये क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो एक कर्व आपको आसान सा दिया होगा, अब हो सकता है वो कर्व स्ट्रेट लाइन दे दे, अगर ये कर्व क्या दे दे, स्ट्रेट लाइन दे दे, है कि नहीं। तो अब यही लाइन इसके पैरेलल होगी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे और उसको पैरेलल कर देंगे। अगर ये एक वाला कर्व स्ट्रेट लाइन हो गया और आपसे कहा गया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, तो ऑब्वियसली इसके परपेंडिकुलर जो लाइन जा रही होगी वही तो यहाँ पर जहाँ कट कर रही होगी वही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉइंट होगा। तो ऑब्वियसली जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए पॉइंट आएगा उस पॉइंट पे जो टेंजेंट आएगी वो हमेशा इस लाइन के क्या आएगी, पैरेलल आएगी। अरे हाँ या ना भाई। यस सर, तो बस वो हाँ काम हाँ सर। वो तो काम आप इजीली आराम से कर ही लेंगे। बट कंडीशन तो वही लगाई ना आपने उसमें भी, ऐसा तो है नहीं कि आपने उसमें कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट यूज कर लिया या कुछ एक्स्ट्रा एनालिसिस कर लिया। बात वही सिंपल सी आपने लगा दी, उसी को आपने सिंप्लीफाई कर लिया। समझ गए कि नहीं भाई। जैसे अब देखिए क्वेश्चन ये है, आपसे पूछा गया फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन y इक्वल टू x माइनस टू एंड कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब देखो वही चीज आ गई भाई, कोई एक आर्बिट सा कर्व है और कोई लाइन है, दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा कहाँ होगी, कॉमन नॉर्मल पे होगी। तुरंत आप इस पॉइंट को x1 y1 मानेंगे तो y1 तुरंत क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस 2। यहाँ पे तुरंत आप डेरिवेटिव निकाल लो, तो dy बाई डी एक्स यस क्या आ सर, रहा है, 2x प्लस 3। 2x
और यहाँ पर आप नॉर्मल का अगर स्लोप लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ? तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे फिर -1 है। नहीं, तो यहाँ पे क्या करो भाई, ऑब्वियसली ये अगर शॉर्टेज डिस्टेंस लाइन है तो यहाँ पे जो टेंजेंट आएगी उसका स्लोप और इसका स्लोप सेम होगा कि नहीं? यस सर। यहाँ पे जैसे स्लोप निकालोगे टेंजेंट का तो वो क्या आएगा 2x1 + 3 और इसका स्लोप हमें कितना दिया हुआ है 1। तो क्या यहाँ से सीधा हम x1 निकाल लेंगे 1? बोलो। और एक बार x1 1 आ जाएगा तो y1 कितना आ जाएगा 1 + 3 + 2, तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ 6। अरे हाँ है ना? अब ये पॉइंट आ गया 1,6 नहीं आएगा क्या? सर -1 होना चाहिए, हाँ -1। सॉरी -1, तो ये कितना आ जाएगा? ओह सॉरी, हाँ कितना आ जाएगा जल्दी बताओ? 1 - 3 + 2 0 आ जाएगा यार ये तो। देखो यस सर। अब तो क्वेश्चन शॉर्टेज डिस्टेंस का है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब ये वाली डिस्टेंस आपको बतानी है बस। अब ये तो क्वेश्चन और आसान हो गया ना। ये पॉइंट कितना मिल गया आपको -1, 0 और ये लाइन कितनी दे रखी है x - y - 2 = 0। तो क्या यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दोगे? यस कितनी सर। आती है वो डिस्टेंस? -1 - 2 का मॉड डिवाइडेड बाय √2। तो क्या आंसर 3/√2 आ जाएगा शॉर्टेज डिस्टेंस का? बोलो यस सर। समझ गए कि नहीं भाई? अच्छा यहीं पे अगर आपको ये कहा जाता कि इस कर्व पे एक पॉइंट बताओ जो इस लाइन के नियरेस्ट है, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाता? -1, 0। अगर यहीं पे आपसे मैं नियरेस्ट पॉइंट पूछ लेता तो उसका कोऑर्डिनेट भी आप लिख सकते हैं कि नहीं बताइए? उसका कोऑर्डिनेट का पॉइंट भी आप लिख सकते हैं कि नहीं? कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो, लिख लेंगे सर ना वन सब? सर वन हाँ कंफ्यूजन है। बता। सर 2x1 + 3 = 1, why should be there 1? अरे भाई ये क्या होना चाहिए? नॉर्मल के स्लोप का प्रोडक्ट। भाई ये क्या है, इसका स्लोप कितना है हाँ ओके। 1। तो यहाँ पे जो जी टेंजेंट खींचोगे उसका स्लोप भी 1 ही होगा ना। या नॉर्मल का स्लोप -1 ले लो। अगर ओके तुम ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो, अगर तुम ये चीज नहीं समझ पाए तो दूसरा तरीका था ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल ले लेते बेटा। ओके। स्लोप ऑफ नॉर्मल ले लेते, कितना आता? -1/2x1 + 3। हाँ या ना? यस सर और क्लियर वो क्लियर। नॉर्मल क्या होता है भाई इसके भी तो नॉर्मल होता, उसका स्लोप -1 कर लेते तो भी 2x1 + 3 किसके बराबर आता 1 के। 1 के। तब भी x1 की वैल्यू क्या आती -1, सेम चीज आ जाती। यस सर आपने बोलो डायरेक्टली भाई। इसको टेंजेंट्स के रूप में ले लिया। हाँ मैंने बताया ना, अगर एक कर्व लाइन दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली इसके पैरेलल कर्व ही तो लेंगे। तो जो इसके पैरेलल होगा, ऑब्वियसली अगर ये कॉमन नॉर्मल होगा तो ये यस सर। लाइन के परपेंडिकुलर होगा, हाँ या ना? राइट। तो ऑब्वियसली यस जो स्लोप आएगी इस पॉइंट पे टेंजेंट आएगी, वो इसके पैरेलल आ जाएगी ना, यस। अगर लाइन है तो। ओके। अगर लाइन है तो, अदरवाइज तो फिर जनरल आपको नॉर्मल में ही चलना पड़ेगा। बट लाइन के केस में ये फ्रीडम है आपके, आप टेंजेंट के बारे में ऐसा सोच सकते हो। ये ओके। भाई आप यहाँ टेंजेंट भी सोच सकते हो कि यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप निकालो, यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप निकालो, और यहाँ पे जो स्लोप निकालो वो भी उसके परपेंडिकुलर स्लोप निकालो। तो यहाँ पे इसको माइनस हटा के वैसे लिख दो कि x2 - x1/y2 - y1, तो वही रेसिप्रोकल आ जाएगा। अगर ये ओके। ऊपर और ये नीचे जाएगा तो सब रेसिप्रोकल नहीं हो जाएगा? तो बात यस तो सर। वही हो गई ना घूम के। दोनों बातों में कोई डिफरेंस तो नहीं आया ना? नो सर वो सर थोड़ी कंफ्यूजन थी इसलिए। बस बस, तो वही चीज़ थी, उससे ज़्यादा की जरूरत ही नहीं थी। चलिए ये बात होगी। अब जब भी इस तरह शॉर्टेज डिस्टेंस या नियरेस्ट पॉइंट का सवाल आएगा आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। अच्छा कुछ फॉर्मूले और हैं, जैसे लेंथ ऑफ टेंजेंट, बस इनका फॉर्मूले वाइज यूज होता है। लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। मतलब ये रिजल्ट जो है वो फॉर्मूले वाइज यूज होते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या है, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या है। तो ये सारे रिजल्ट कैसे यूज होते हैं? फॉर्मूले की तरह। तो बस इसमें क्या कौन सी चीज क्या है बस वो समझ लीजिए, बाकी तो क्वेश्चन में आप आराम से कर ही लेंगे, जहाँ जिसका जितना यूज आ रहा होगा उसके हिसाब से तो आप ये कर ही लेंगे कि क्या कौन सी चीज है। बस ये समझ लीजिए कि कितनी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं। जैसे मान लो हमने ये कर्व बनाया y = fx, उस पर एक पॉइंट हमें दिया हुआ है दैट इज x1, y1, ठीक है। उस कर्व पे हमने एक टेंजेंट खींची, वो टेंजेंट एक्स एक्सिस को किसी ना किसी पॉइंट पे तो जाके कट करेगी, यस सर। है कि नहीं? तो जहां पर वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया सपोज टी। अच्छा यहाँ पे हमने नॉर्मल खींचा,
वो नॉर्मल भी एक्स एक्सिस को किसी ना किसी पॉइंट पे जाके कट करेगा ही, उसको हमने नाम दे दिया एन, और ये पॉइंट हो गया पी। डन है भाई। ओके। ये वाली एक्सिस एक्स हो गई, ये वाली एक्सिस वाई हो गई, और ये वाली लाइन हमारे लिए क्या हो गई, टेंजेंट, और ये वाली लाइन हमारे लिए क्या हो गई, नॉर्मल। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, सही है। तो ये पॉइंट हम मान लेते हैं एन, ओ हो गया, जी कह दो। अब सिंपल सा थॉट है, ये वाली जो डिस्टेंस हमारे लिए होती है कौन सी, ये पी से लेके कहाँ तक, टी तक। तो ये जो पी टी डिस्टेंस होती है इसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। पी टी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अच्छा, इसका जो एक्स एक्सिस में प्रोजेक्शन होता है ये वाली लेंथ, इसका जो एक्स एक्सिस में प्रोजेक्शन होता है मतलब ये वाली जो लेंथ होती है ये, इस लेंथ को हम कहते हैं टी जी। इस लेंथ को हम कहते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। सब टेंजेंट। ठीक है। अच्छा, तो ऐसे दोनों ही में सेम, क्या डिफरेंट है क्या? ऐसे ही जो नॉर्मल होता है पी एन, भाई यहाँ पी पॉइंट से जहाँ नॉर्मल एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो, जैसे पी पॉइंट से टेंजेंट जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है वो डिस्टेंस लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है। ऐसे ही पी पॉइंट से जहाँ पे नॉर्मल कट कर रहा है वो लेंथ क्या होती है, नॉर्मल। लेंथ ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल। और Normal. इसी का प्रोजेक्शन क्या हो जाता है, सब नॉर्मल। ये वाली लेंथ, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो जी एन लेंथ क्या हो जाती है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। बात समझ में आ गई? अब इनके डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं, मतलब इनमें जैसे अब कोई भी पॉइंट पे आप स्लोप खींचते हैं तो उसको आप थीटा कह देते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ये टेन थीटा है वो एम के बराबर होता है। हम्म। एम का मतलब क्या हो गया, किसी भी कर्व के लिए स्लोप, स्लोप। यस वो भी सर। उसी पॉइंट x1 कॉमा y1 पे, यस सर। है कि नहीं। और वो एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है तो ऑब्वियसली स्लोप टेन थीटा हो जाएगा। तो अगर आप लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, यस क्या सर। निकालते हैं, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट, तो वो वैल्यू निकल के आती है y1 रूट अंडर 1+1/m²। ऐसे ही जो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट है वो निकल के आती है y1/m। यस सर। जब सब टेंजेंट निकालते हैं ना, y1 क्या हो गया उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और बाई एम, एम क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट। Tangent. ऐसे ही अगर आप लेंथ ऑफ सब नॉर्मल देखोगे तो वो निकल के आती है y1 रूट अंडर 1+m²। यस और सर, ये ऐसे समझ ही गया। अगर आप लेंथ ऑफ सब नॉर्मल सब नॉर्मल देखोगे तो वो निकल के आता है क्या, y1 वाई। m, y1 इंटू एम। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? ओके सर। Yes, sir. बस, तो अब ये डायरेक्ट रिजल्ट आप लगा सकते हैं। अच्छा, अगर दिमाग में अगर आप रिजल्ट भूल जाएं तो मैं आपको एक प्रूफ करके बता देता हूँ, ठीक है ना। तो आप उसकी हेल्प से बाकी सारे रिजल्ट प्रूफ कर लेंगे। अच्छा, एक प्रूफ देख लो, छोटा सा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बाकी रिजल्ट डायरेक्ट यूज़ होते हैं, याद रखना एकदम आसान है। नॉर्मल के केस में एम रूट अंडर 1+m आता है, 1 और y1 m आता है, और यहाँ पे सब m की जगह क्या हो जाता है, 1/m। ठीक है ना, दोनों की फॉर्म ओके। एकदम सेम है, और y1 सब में मल्टीप्लाई हो ही रहा है तो वो दिक्कत आपके लिए है नहीं। अच्छा, अगर मान लीजिए आप दिमाग से उतर गया कि क्या है क्यों है, तो ध्यान रखिएगा ये लेंथ y1 होगी, ये लेंथ क्या होगी y1। अगर आप ट्रेंगल पी टी जी देखो तो टेन थीटा कितना होगा, बोलो जल्दी से, क्या था y1 जी फिर बाई से? टी जी होगा। इस वाले पीटी क्यू। ट्रेंगल में, इस वाले ट्रेंगल में टेन थीटा कितना होगा, ओके सर। y1 टी जी होगा। तो y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी टी जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y1/m, टेन थीटा एम है ना भाई, वही लिखा है सब टेंजेंट। दिखा क्या भाई? यस सर। और इसी में अगर आप पी टी निकालना चाहते हो, मतलब एसी ट्रेंगल में अगर आप साइन थीटा पूछो तो वो कितना हो जाएगा, y1/pt। तो y1 कितना हो जाएगा, pt, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। y1/pt। बोलो, तो pt लेंथ कितनी हो जाएगी, सॉरी pt लेंथ कितनी हो जाएगी, y1 बाई साइन थीटा।
यानी y1 बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा मतलब रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा, मतलब y1 रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। म्यूट कर लो यार। तो ये लेंथ कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसी लेंथ को आप क्या लिख दोगे, रूट अंडर 1 प्लस 1 बाई एम स्क्वायर। यही आपका आंसर आ जाएगा। दिखा क्या भाई पीटी लेंथ? क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलो। यस सर। बस ये आप डायरेक्ट एज अ फॉर्मूला, जहाँ भी आपको क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगा आप उसको सिंप्लीफाई करके एज अ फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपको हमेशा हर जगह सिंप्लीफाई होकर चीज़ें मिलती चली जाएंगी, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है भाई? ओके सर। ठीक है, एक क्वेश्चन बोलो तो करा दूँ इस पर सब टेंजेंट पे, नहीं तो क्लास छोड़ देता हूँ। अगर जी ये लेंथ ऑफ सब टेंजेंट ऑफ दिस कर्व, ठीक है, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट आपको इस कर्व के लिए कैलकुलेट करना है। तो आपने एक पॉइंट ले लिया x1 कॉमा y1, तो इसका मतलब y1 की वैल्यू e की पावर x1 बाई ए हो गई। अब हमें क्या चाहिए, m चाहिए, और m का मतलब क्या होता है, dy बाई dx होता है एट पॉइंट x1 कॉमा y1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e1 बाई ए ई की पावर x1 बाई ए, ये इसका dy बाई dx आ गया, तो m आ गया। अच्छा e की पावर x1 बाई ए y1 है, तो ये y1 बाई ए आ गया। अब अगर हमें पहले लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सब टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होती है, दैट इज y1 बाई एम। तो इसको आप उठा के रख दीजिए, तो y1 बाई y1 बाई ए, आंसर ए आ गया। ये होता है। तो बस इसमें सीधा जब भी आपको यूज़ करना होगा सीधा फॉर्मूला यूज़ करेंगे और वहीं से क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको लेंथ ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट करना ऑफ द कर्व। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होता है, लेंथ ऑफ नॉर्मल वो होता है y1 इंटू रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको m और y1 चाहिए होगा एट पॉइंट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे। तो y1 की वैल्यू क्या होगी, पॉइंट को अगर हम x1 कॉमा y1 कह दें तो y1 हमारा क्या होगा, a1 माइनस कॉस थीटा, और उसमें थीटा की वैल्यू क्या रख दोगे, पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 जीरो, तो a आ गया। अच्छा, इसके बाद अगर हम यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालें तो हम निकालेंगे dy बाई डी थीटा, यहाँ हम निकालेंगे dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा करोगे तो आ जाएगा a साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा करोगे तो आ जाएगा a 1 प्लस कॉस थीटा, और इसमें थीटा की वैल्यू आप क्या रख दोगे, पाई बाई 2। जैसे थीटा को पाई बाई 2 रखोगे तो a बाई ए 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे सीधा m क्या आ गया हमारा 1, m की वैल्यू 1 आ गई और ये आ गया, तो सीधा आंसर क्या आ गया, a इंटू 1 प्लस 1, आंसर इज a रूट 2, दैट इज लेंथ ऑफ नॉर्मल। बस इतना काम आपको करना होता है इस टाइप की सिचुएशंस में। क्लियर है? तो इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हो गए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई, ठीक है, नॉर्मल हो गया एट पॉइंट ऑन कर्व, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टेंजेंट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टेंजेंट स्लैश नॉर्मल, उसका कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ द या कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन कर्व फॉर विच tangent and normal parallel or perpendicular to the curve। ठीक है। और कभी कभी ये सब आ जाता है कि एंगल बिटवीन टू कर्व्स, एंगल बिटवीन टू कर्व्स
या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या नियरेस्ट पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर नियरेस्ट पॉइंट ऑफ कर्व एंड लाइन जनरली पूछा जाता है। वैसे कर्व एंड कर्व का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, बट कर्व एंड लाइन, और बहुत रेयर पूछा जाएगा तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, ठीक है, सब टेंजेंट या फिर सब नॉर्मल, ठीक है, या फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ऑफ टेंजेंट स्लैश नॉर्मल फ्रॉम पॉइंट अल्फा बीटा, जो कि कहाँ है, डज नॉट लाई ऑन कर्व। इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं, हार्डली इन्हीं में से क्वेश्चन बनता है। तो वो सारे पॉइंट आपने ऊपर पढ़ ही लिए हैं, उन्हीं को देख लीजिएगा, उसके हिसाब से क्वेश्चन बनेगा। चलिए, थैंक यू।